नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को टेंस पढ़ाने वाला हूँ यूपी टेट के सिलेबस में। तो मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि टेंस के 3 पार्ट पहले किए जाते हैं। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। टेंस के 3 पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो इनके ये 3 पार्ट होते हैं। अब हर एक पार्ट को सब डिवीज़न किया गया है। हर एक पार्ट के सब डिवीज़न होते हैं। वो सब डिवीज़न देख लीजिए कौन कौन से हैं। सब डिवीज़न में देखा जाए तो हर एक में आता है इंडेफिनिट आता है। दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस आता है। तीसरा आता है परफेक्ट आता है। परफेक्ट के बाद में चौथा अगर देखा जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो कुछ इनमें जो कन्फ्यूजिंग पार्ट होते हैं, उस कन्फ्यूजिंग पार्ट को अगर हम लोग देखना चाहें तो जैसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट होता है। और दूसरा सिंपल प्रेजेंट का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका दूसरा पार्ट जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। फिर इसके बाद में अगर कॉन्टिन्यूअस देखा जाए तो पहला कॉन्टिन्यूअस होता है और फिर इसके बाद में कॉन्टिन्यूअस का दूसरा पार्ट जो होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फिर सिंपल या पास्ट परफेक्ट कह लीजिए। पास्ट परफेक्ट में होता है कन्फ्यूजन। पास्ट परफेक्ट का कन्फ्यूजन किसके साथ हो? पास्ट परफेक्ट और सिंपल परफेक्ट में होता है। सिंपल पास्ट में होता है कन्फ्यूजन। इसके बाद में अगर देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में होता है ज़्यादा कन्फ्यूजन। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये हम लोग अच्छे से समझते हैं। इनको क्या क्या माना जाता है वो चीज़ देख लेते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे खास बात होती है कि इसमें रूटीन एक्शन लिए जाते हैं। रूटीन एक्शन का मतलब है कि इसमें जो रेगुलर एक्टिव रहते हैं इन्हें रेगुलर एक्टिव वाले होते हैं। रेगुलर जिसमें एक्शन किया जाता है वो होता है। दूसरा इर्रेगुलर वाला होता है। दूसरा इर्रेगुलर वाला होता है। इसमें दूसरा इर्रेगुलर लिया जाता है, इन्हें नियमित अनियमित। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो हैबिट वाले लिए जाते हैं, इन्हें जिसकी हैबिट होती है हैबिट वाले होते हैं। फिर यूनिवर्सल होते हैं, यानी हैबिट और यूनिवर्सल का लिया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर इसके बाद में आप देखना चाहें तो एक चीज़ मैं और आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती हैं, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन और जो कमेंट्री किया जाता है स्पोर्ट में जो कमेंटेटर होते हैं वो जो कमेंट्री करते हैं। मैं ख़ास बात ये आपको बता रहा हूँ कि कमेंट्री जो लोग करते हैं दोनों का दोनों यानी न्यूज़ का हेडलाइंस और कमेंट्री करने वाले ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए जैसे एग्जांपल आप अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे स्ट्राइक्स यहाँ पर लिखा है कि सचिन स्ट्राइक्स। अब सचिन स्ट्राइक शब्द जो है ये डिक्शनरी का शब्द है। स्ट्राइक शब्द जो है ये डिक्शनरी का शब्द है और इसी में हम लोग यस या यस लगा देते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का टेंस है। आप जान सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। फिर निकट भविष्य के प्लान के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। निकट भविष्य के प्लान के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ये आप देख सकते हैं कुछ फार्मूले होते हैं। कुछ फार्मूले आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव का सेंस मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि पॉजिटिव का सेंस जो होता है ये पॉजिटिव का सेंस अफर्मेटिव से लिया जाता है। अफर्मेटिव यहाँ माना जाता है कि अफर्मेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कब होता है? सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट कब होता है? जब हम बी या ऐसे कह लें सब्जेक्ट जो है
सब्जेक्ट जब हम प्लूरल लेते हैं, प्लूरल का सेंस ये है कि सब्जेक्ट को जब हम आई, वी, यू, दे, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आई जो है वो प्लूरल में नहीं आता, लेकिन इनके साथ भी हम लोग यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, या फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ब को, मेन वर्ब को जो होते हैं इनके 5 पार्ट में बांटा जाता है, और इसको मैं वर्ब के फॉर्म में बता चुका हूं। आप वहां से जा कर के इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए, अब अगर ये आपका यही जो है अगर निगेटिव में है तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस डू होगा प्लस नॉट होगा प्लस B1 होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फिर अगर यही आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले का सेंस ये होता है कि यस नो टाइप का अगर हो, यस नो टाइप का अगर ना हो तो वहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड से जब स्टार्ट होंगे तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि जो यस नो टाइप वाले हैं उनको समझ लीजिए। जैसे डू से स्टार्ट होने वाले तो डू प्लस सब्जेक्ट होगा, डू प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस B1 होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाता है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। अब अगर यही यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसी में डू होगा, डू के बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट प्लस आता है, नॉट प्लस के बाद में B1 आएगा, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं एक नया तरीका है। उस नए तरीके को आप भी जान सकते हैं कि डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा भी होता है अगर हम यस नो टाइप का पढ़ते हैं तो। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है और फिर इसके बाद में डू लगाया जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, अगर नाट वाला है तो नाट तब लगाया जाता है, फिर इसके बाद में B1 होगा और लास्ट में जा कर के ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। इतना हमको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाता है। कुछ अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है ये पूरी तरह से गलत है। एग्जाम्पल है कि व्हाट ही, एग्जाम्पल था व्हाट ही नो अबाउट हिम। तो ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब अफर्मेटिव को छोड़ करके किसी दूसरे टेंस में जाता है, जैसे अफर्मेटिव का सेंस है कि जिसमें पॉजिटिव होता है, और इसको छोड़ के जब किसी दूसरे टेंस में जाते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करते हैं, और अगर जब प्लूरल नहीं है तो फिर हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें गलती क्या थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा था व्हाट ही नोज अबाउट यू, तो ये पूर्णतः गलत था। इसका क्या होगा, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए, इन्होंने व्याख्या भी दिया है, आप पढ़ना चाहें तो इसको आसान से पढ़ सकते हैं। पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है, अतः व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म करें। दूसरे वाक्य में व्हाट दो वाक्यों को जोड़ रहा है, अतः यहाँ पर सेंटेंस का प्रयोग करना है। बस यही चीज़ आपके लिए इसमें थी इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद में देखा जाए सिंपल पास्ट में हम लोग आ रहे हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट अगर देखा जाए तो जो कार्य खत्म हो चुका हो वहाँ सिंपल पास्ट होता है, के अंतर्गत आता है। जैसे आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। इनके जो कुछ फार्मूले होते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट का साधारण सी बात है कि फार्मूला होगा, सब्जेक्ट होगा पहले, सब्जेक्ट के बाद में B2 होगा, B2 के बाद में ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। B2 के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। B2, यहाँ पर B2 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर यही निगेटिव है तो सब्जेक्ट, अगर यही निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट होगा। अब डिड नॉट, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फिर जब डिड नॉट लग जाता है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में इसके लास्ट में ऑब्जेक्ट लिया जाता है। एक चीज़ ये आपको बता दिया है। फिर दूसरी बात, अगर यही हेल्पिंग वर्ब वाले स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर आप कह लीजिए यस नो टाइप वाले हैं, तो क्या हम लोग करते हैं कि सबसे पहले डिड को लिखा जाता है, डिड के बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में
अगर निगेटिव वाला भी है साथ में दिया है तो हम यहाँ नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लगाया जाता है। और फिर B1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यही अगर क्वेश्चन ट्रैक से हैं यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं तो क्वेश्चन वर्ड को हम लोग सबसे पहले WH को स्टार्ट करते हैं, WH को सबसे पहले रखते हैं, फिर डू लगाते हैं, सॉरी डिड लगाते हैं, डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट देते हैं। अगर ये भी निगेटिव वाला है तो सब्जेक्ट प्लस नॉट कर दिया जाता है, अदरवाइज ऐसे रखते हैं। फिर B1 फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो ये आप आराम से समझ सकते हैं, इसको एक एक सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए कुछ इनके नियम भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक लाइन इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर वाक्य की शुरुआत इट्स अ टाइम या इट्स अ हाई टाइम हो तो वहाँ पर क्या होता है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट्स अ टाइम यू शुड स्टडी, इसीलिए इसको दूसरे यानी पहले वाले को जो ये दिया गया है इसको गलत साबित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्टडी लिखा है, इसका होना क्या चाहिए इट्स टाइम यू स्टडी। ठीक है, तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हुआ, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग किया गया है तो फिर क्या होगा, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। जब टू का प्रयोग किया जाता है, अगर टू लग गया है तो फिर हम लोग टू के बाद में जस्ट B1 का प्रयोग करेंगे, ना कि B2 का। यानी जब टू हो जाता है तो टू के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, टू के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टू के बाद में जैसे इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू स्टडी। अब देखो इट्स टाइम टू स्टडी, अभी आपने क्या देखा था, इट्स टाइम यू स्टडीड, इट्स टाइम यू स्टडीड था तब सही माना गया था। लेकिन क्यों, क्योंकि इट्स टाइम के बाद में टू नहीं लगा था, तब यहाँ पर स्टडीड होना चाहिए, सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया था। यहाँ पर क्या है कि इट्स टाइम टू लगा है, तो इट्स टाइम के बाद अगर टू लगता है तो फिर हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। दूसरा आपके लिए एग्जाम्पल है, वो आप एग्जाम्पल आराम से देखिए कि यू डू कम हियर यस्टरडे, ये भी कुछ हद तक सही है। फिर ही डिड मेक, आप यहाँ से सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ से आप सारी देख सकते हैं। आई हैव कम यस्टरडे, ये गलत है, आई केम यस्टरडे ये सही होना चाहिए। फिर सिंपल फ्यूचर में हम लोग चलते हैं। सिंपल फ्यूचर में क्या करना कि जो कार्य भविष्य में होगा वो सिंपल फ्यूचर कहलाता है, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे आई सेल मेट यू, अब इनका क्या फार्मूला होता है ये हम लोग कम से कम समझ लें। तो इनका फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट, देखिए अब तक जो आप दो टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं या सिंपल पास्ट कहते हैं, उनमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, उसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था। लेकिन जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, सैल, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सैल होगा। दूसरा विल होगा, सैल या विल प्लस B1 भी होता है और प्लस साथ में तब ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ये इनकी खास बात होती है। दूसरी बात, अगर यहीं पर ये निगेटिव है तो विल और सैल के बाद में निगेटिव इन वर्ड का प्रयोग हो जाएगा, अगर नॉट का प्रयोग हो जाता है। फिर अगर यहीं पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं और तो WH लिख के तब लिखा जाता है। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपसे बताऊंगा कि आप उसको समझिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड्स नहीं, मैं मान लूँ क्वेश्चन वर्ड को छोड़ करके पहले हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग आवश्यकता अनुसार विल या सैल, आवश्यकता अनुसार विल या सैल का प्रयोग पहले करेंगे। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से यस नो टाइप में निगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज B1 का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, B1 का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, B1 के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, B1 के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि सेल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहीं पर अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाता है। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन ये सब पहले लिखा जाता है, प्लस बिल ऑब्लिक सेल लिखा जाता है। सीधी सी बात है, जो यस नो टाइप से होते हैं उसमें सारे प्रक्रिया वही होती है, बस यस नो टाइप के पहले जो होता है उसमें व्हाट लग जाता है, बस यही डिफरेंस होता है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है ये आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है इसमें देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें सीधी सी बात ये लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसमें हेल्पिंग वर्ब अगर देखा जाए तो इज एम आर लगता है, तो इनका हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज एम आर, फिर वाज वर, सॉरी ये कंटिन्यूअस मतलब पास्ट नहीं है तो इज एम आर लगेगा, प्लस B1 लगता है, B1 नहीं B की पावर 4 लगती है, यानी B4 लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं या इसी को ING फॉर्म कहते हैं, इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं, ING फॉर्म कहते हैं। तो ये ING फॉर्म होता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके बाद में जैसे आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, ये आप आराम से समझ चुके हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए, मैं आपको बता दूं कि निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट भविष्य में व्यक्त करने के लिए आपने क्या देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या देखा था कि निकट, वहाँ पर भी आपने देखा था कि निकट भविष्य में अगर कोई प्लान हो, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में कर देते थे। उसी तरह से अगर निकट भविष्य में कोई प्लान हो तो वो भी फ्यूचर का यहाँ पर चल जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो कैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। देखो टुमारो का सेंस यहाँ पर आने वाले कल से है, टुमारो का मतलब यहाँ पर आने वाले कल से है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी यहाँ पर आई एम गोइंग है, यानी आई एम का प्रयोग किया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर भविष्य में कोई चीज़ें होने वाली हैं तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग दिखा सकते हैं। इनके फार्मूले आप लोग देख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आप इसको देख लीजिए कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब इन यू, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म या प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे आप कर सकते हैं। अगर यही इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस मतलब ऑब्जेक्ट होता है। अगर यहीं पर ये नेगेटिव है, ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला है तो हम पहले इज एम आर को आवश्यकता अनुसार पहले रख देते हैं। इसके बाद में सारी प्रोसेस वैसे जैसे रहती है। अगर WH के स्टार्ट होने वाला तो इज एम आर से पहले हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हम लोग इसके पहले व्हाट यानी WH के फैमिली का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये सब सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इज एम आर का प्रयोग मीनिंग क्या होता है, सेंस क्या होता है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। देखिए इज का प्रयोग हम लोग वहीं पर करते हैं जो सिंगुलर हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आई एम का प्रयोग हमेशा याद रखिए, आई एम का प्रयोग हम लोग जो है आई एम का प्रयोग आई के साथ में किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ किया जाता है। बाकी जितने भी बच्चे हैं सब में क्या होता है, बाकी जितने भी बच्चे होते हैं सब में आर का प्रयोग किया जाता है। किसका, आर का, चाहे प्लूरल हो या चाहे जो हो, प्लूरल में भी आर का प्रयोग किया जाता है, और बचे हुए जो एक से अधिक लोग होते हैं उसमें भी आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल। तो ये सेंटेंस गलत है, यहाँ होना चाहिए माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल। इसको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। जब वाक्य में रूटीन हो तब आप देख सकते हैं कैसे करना है, फिर आप यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस देख सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है,
जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है यानी जो कार्य भूतकाल में हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे आई वाज वेटिंग फॉर यू, आई वाज वेटिंग फॉर यू। अगर इनके कुछ रूल्स देखे जाएं तो क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में वाज या ऑब्लिक वर होता है, वाज या ऑब्लिक वर होता है। फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तो ये इनका मेन फॉर्म होता है। फिर इसी के बाद में अगर ये निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस B1 प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपका पूरा हो जाएगा। अगर यही WH टाइप से नहीं है, पहले यस नो टाइप से है, तो पहले हम वाज या ऑब्लिक वर्ब का प्रयोग करते हैं आवश्यकता अनुसार। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के प्रयोग के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि अगर निगेटिव भी है साथ में तो नॉट वर्ड का लिखते हैं। इसके बाद में नॉट वर्ड के बाद में हम लोग क्या करते हैं, नॉट के बाद में हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसके बाद में आप इनके कुछ नियम और भी देख सकते हैं। वाज और वर का प्रयोग मैं बता दूं कहाँ पर वाज प्रयोग करेंगे, कहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपका कोई अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या प्रयोग किया जाता है, वाज का प्रयोग किया जाता है। और अगर प्लूरल है, प्लूरल में क्या होता है, वर का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल के अंतर्गत क्या आते हैं आपको पता होगा, सिंगुलर में क्या आता है ये भी पता होगा। लेकिन काल्पनिक वाक्य में सभी शब्द सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो। तो ये लाइन आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये लाइन आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो आप कुछ एग्जाम्पल, जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा। अब एक काल्पनिक चीज़ें हैं, मेरी इच्छा है मैं एक पंछी होता काश। ये एक इच्छा है, यहाँ पर हाइपोथेटिकल है, कल्पना की गई है, ना कि ऐसा हो सकता है। तो जब ये ऐसे सिचुएशन में नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, आई वर अ बर्ड इस तरह से कर लेंगे। फिर आई प्रिटेंशन, इसको पूरा आप देख सकते हैं। इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप देख सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे वी शैल बी टॉकिंग द एग्ज़ाम एट द टाइम नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ें आपको जो फोकस करना है वो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल बी प्लस B1 प्लस आईएनजी फॉर्म या ऑब्जेक्ट होता है B1 को ही, या फिर हम जो B1 प्लस आईएनजी बोलते हैं उसी को हम B4 या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोला जाता है। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोला जाता है। क्या, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोला जाता है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अगर यही निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस B1 प्लस आईएनजी फॉर्म है। फिर सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी, ऐसे आप देख सकते हैं। फिर विल शैल से आप आराम से समझ सकते हैं, यानी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस आईएनजी फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं यहाँ से। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फार्मूले को आप नोट डाउन करके आराम से तैयार कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसको लेकर रख सकते हैं और आराम से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर देखा जाए, मैं आपको बता दूं, वर्ब ऑफ फॉर्मेशन यानी परसेप्शन जो है ये थोड़ा आपको तैयार करने की ज़रूरत है। वर्ब ऑफ परसेप्शंस जो हैं, जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लेस, नोटिस, ये सारी चीज़ें आप एक बार कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं तैयार करने के मूड में हैं, अभी नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे ज़्यादा सही रहेगा कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीखेंगे ही। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि ही इज ओवरिंग अ कार, ये गलत है। ही ओन्स, ओइंग द कार है तो ही ओन्स अ कार। फिर दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये भी गलत है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ऐसा होता है। आई एम नॉट मीटिंग
आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, ये भी थोड़ा गलत है, आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग होगा। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो हम लोग कुछ और पढ़ने वाले। अगर हैव का अर्थ अधिकार होना हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अतः या अगर हैव का अर्थ निकलता है खाना या एंजॉय करना हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आप देख सकते हैं कि हैव का अर्थ जब अधिकार के लिए होता है, हैव के अर्थ जब अधिकार होना होता है तो वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखा जाए कि आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो यहाँ पर कुछ इंजॉय खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ देख लीजिए, बहुत अच्छी है। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मतलब खाने पीने वाली चीज़ें हैं तो यहाँ पर आईएनजी लग सकता है। आई एम हैविंग ए कार, ये गलत है। आई एम हैविंग अ कार, ये गलत है। आई हैव ए कार होना चाहिए। आई हैव अ कार होना चाहिए, ना कि आई हैविंग अ कार। आई एम हैविंग अ कार, ये गलत है। आई एम हैविंग अ कार, ये गलत है। आई हैव अ कार होना चाहिए। आई हैव अ कार ऐसा होना चाहिए। आई हैव अ कार इस तरह से होना चाहिए। फिर अगर देखा जाए थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, इटीसी, यानी जिनका प्रयोग सामान्यतः वाक्य में आईएनजी में नहीं होना चाहिए का प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तो उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में किया जा सकता है। ये चीज़ देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ना कि बीच से पूछेगा। वो देखो क्या है, ये चीज़ यहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, अगर इस टाइप के थिंक, रिमेंबर, लुक, अपीयर, फील अगर इस तरह के कोई सेंटेंस में मिले जिनका प्रयोग सामान्यतः वाई में आईएनजी फॉर्म नहीं होना चाहिए, अगर इनको भावनाओं को दर्शाने के लिए किया गया है तो आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2 एंड 4 देखिए। 2 के अगर आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ये सही है। आई थिंक यू आर राइट, ये भी सही है। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, ये पूर्णतः गलत है क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप भावनाओं को दिखा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होते हैं, जैसे बीइंग इल, आई कुड नॉट कम। फिर गेटिंग अ जॉब इन इजी नाउ ऑफ डे। फिर सीइंग इन बिलीविंग। इस तरह के आप देख सकते हैं एग्जाम्पल को यहाँ भी। फिर विस्तार से जानकारी के लिए जब हम वहाँ पढ़ाएंगे आपको तब आप देख सकते हैं सभी प्रीपोजिशन के बाद। ये देखो मैंने नोटिस में लिख भी दिया है कि वहाँ पढ़ सकते हैं। सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। क्या है, सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है, बहुत अच्छी लाइन्स हैं, प्रयोग होता है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। जैसे यानी बैट्स आर कपल ऑफ हेयरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। यानी बैट्स मीन्स होता है जिसे चमगुदड़ी या चमगादड़ बोल सकते हो। ये कपल्स यानी जो भी इनके कैपेबल्स, बैट्स आर कैपेबल्स, सॉरी बॉस, ये कैपेबल हैं। बैट्स आर कैपेबल ऑफ हेयरिंग, यानी सुनने में अल्ट्रासोनिक वेव सुनने में सक्षम होते हैं। बी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, खुद को स्मोकिंग से दूर रखना चाहिए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा सारी चीज़ें। आप तब तक के तैयार कीजिए, दूसरे को शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। मैं सारी क्लासेज इस पर प्रोवाइड करवाऊँगा, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आप मेरे वीडियो को दूसरे को भी शेयर करोगे, दूसरों को भी बताओगे, जिससे भारत देश में कोई ऐसा भी व्यक्ति न बचे जिसको अब इंग्लिश पढ़ने में कमज़ोरी रहे। क्योंकि मैं इतनी आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैं साथ में लिख के भी दे रहा हूँ, जिससे आपका 1 सेकंड का भी टाइम न लगे। उसके बाद में अगर नहीं सीख रहे हैं तो फिर नहीं सीख पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दूसरे तक। धन्यवाद।